हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एलीट थियरीज ऑफ रॉबर्ट मिशेल्स एंड सी राइट मिल्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत हम करते हैं रॉबर्ट मिशेल्स की एलीट थियरी से, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। रॉबर्ट मिशेल्स एक इटालियन सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका बर्थ हुआ था 1876 में एंड ही डाइड इन 1936। इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है पॉलिटिकल एलीट्स, जो कि पब्लिश हुआ था 1911 में। इसी वर्क में उन्होंने अपनी एलीट थियरी दी है, जिसमें उन्होंने द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात करी है। ही बिलोंग टू द इटालियन स्कूल ऑफ एलिटिज्म, जस्ट लाइक पेरेटो एंड मॉस्का। पेरेटो एंड मॉस्का की एलीट थियरीज को हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट देखा है तो आपको आज की एलीट थियरीज भी बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। तो मिशेल्स ने अपना एक आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दिया है। आयरन लॉ कहते हैं हम एक ऐसे लॉ को जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट के तहत वो कहते हैं कि एवरी सोसाइटी इज रूल्ड बाय अ माइनॉरिटी, दैट इज एलीट्स। जैसा कि मॉस्का और पेरेटो भी बता चुके हैं कि हर सोसाइटी जो है वो रूल की जाती है एक माइनॉरिटी द्वारा। होती वो एक माइनॉरिटी है, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, और ऐसी ही माइनॉरिटी को एलीट्स कहा जाता है। हर सोसाइटी में एलीट रूल होता है। इस फिनोमेना से कोई भी सोसाइटी नहीं भाग सकती, चाहे वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी ही क्यों ना हो। इसीलिए उन्होंने ओलिगार्की को एक आयरन लॉ कहा है। ओलिगार्की का भी तो मतलब यही होता है, द रूल ऑफ द फ्यू। तो ये जो एलीट रूल है ये एक आयरन लॉ है, एक आयरन लॉ की तरह है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है, और मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी द्वारा ही रूल की जाती है। ही ऑल्सो लेड स्ट्रेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है मिशेल्स की एलीट थ्योरी का। उनका मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन के बिना कुछ भी सक्सेसफुल नहीं है। एक संगठन का होना पावर को एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एक संगठन होगा तभी जो ओलिगार्की है वो प्रॉपर्ली कार्य कर पाएगी उस संगठन के अंडर। उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स बर्थ टू द डोमिनेशन ऑफ द इलेक्टेड ओवर इलेक्टर्स, हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की। यहाँ वो बताना चाह रहे हैं कि एक संगठन ही होता है जिसके थ्रू जो इलेक्टेड होते हैं वो इलेक्टोर्स के ऊपर डोमिनेट कर पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ओलिगार्की पॉसिबल है। यहाँ मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ओलिगार्की का मतलब यहाँ एलीट रूल ही है। द नेक्स्ट फीचर इज दैट द पार्टी रूल इज एन एलीट रूल। मिशेल्स का मानना था कि पार्टी रूल का मतलब भी एक एलीट रूल होता है। जहां जहां पॉलिटिकल पार्टीज का रूल होता है वो एक्चुअली एक एलीट रूल ही होता है। तो जैसे कि डेमोक्रेसी है, वहां भी एक पार्टी सिस्टम होता है। जो पार्टी जीतती है वो अपनी सरकार बनाती है। तो डेमोक्रेसी भी एक एलीट रूल है, क्योंकि जो पार्टी जीतती है वो एलीट्स की तरह रूल करती है, मेजॉरिटी पे डोमिनेट करती है। ऑल्सो देयर इज डोमिनेशन ऑफ पार्टी लीडर्स। एक पॉलिटिकल पार्टी में एक ग्रुप ऑफ लीडर्स होता है जो उस पार्टी को कंट्रोल करता है। उन ग्रुप ऑफ लीडर्स का डोमिनेशन होता है उस पार्टी में। एंड द रूल ऑफ रूलिंग एलीट्स इज ओलिगार्की। रूलिंग एलीट का रूल ही ओलिगार्की है। इसके साथ ही साथ वो बताते हैं कि एलीट रूल जो होता है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता है, बल्कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में है, हर स्फेयर ऑफ लाइफ में है। एक्टिव माइनॉरिटी ओवर पैसिव मेजॉरिटी, इसको हम पार्ट 1 में भी समझ चुके हैं। मॉस्का भी तो इसी की बात करते हैं कि जो माइनॉरिटी होती है, यानी कि जो एलीट्स होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि वो कम नंबर में होते हैं, लेस नंबर में होते हैं, इसीलिए वो इजीली मासेस को डोमिनेट कर सकते हैं। वही जो मेजॉरिटी होती है वो पैसिव होती है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होती है। तो यही बात यहाँ मिशेल्स भी करते हैं। यूज ऑफ मेजॉरिटी टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। मेजॉरिटी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है माइनॉरिटी या एलिट्स द्वारा? अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
अपना सपोर्ट बेस इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मेजॉरिटी का सपोर्ट होगा उनके पास, वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकेंगे। और इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि डेमोक्रेसी में ज़्यादा स्टेबल एलिट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी का या मासेस का सपोर्ट होता है। He also considered the rule of minority as a natural phenomena. उनका मानना था कि ये हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, एंड इनफैक्ट सारे के सारे सिस्टम्स ही नेचर में ओलिगार्किक होते हैं, इसीलिए इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। ये हमेशा से चलता आ रहा है और इसी बेसिस पे उन्होंने रूल ऑफ माइनॉरिटी को जस्टिफाई भी कर दिया है। नेक्स्ट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। नाउ मिशेल्स लीडरशिप को भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। उनका मानना था कि लीडर्स के पास भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो कि उनको सक्सेसफुल बनाती हैं एज अ रूलिंग क्लास। और वो क्वालिटी हो सकती है, उनके पास कोई अच्छी नॉलेज हो सकती है, उनके पास अच्छी लीडरशिप स्किल्स हो सकती हैं, या वो गुड हार्टेड हो सकते हैं, डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज होती हैं जो उनको सक्सेसफुल बनाती हैं। A very important feature of his elite theory is that he had no belief in the concept of circulation of elites. Now circulation of elites हमने परेटो और मॉस्का की जब थ्योरी समझी थी तब हमने इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन रॉबर्ट मिशेल्स का मानना था that old are not replaced by the new ones. ओल्ड एलिट्स को नए एलिट्स रिप्लेस नहीं करते हैं, बल्कि इनका एक रीयूनियन हो जाता है, ये आपस में मिल जाते हैं। जो ओल्ड एलिट्स होते हैं वो नए एलिट्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं, उन्हें एसिमिलेट कर लेते हैं, अपने आप में मिला लेते हैं। तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है, बल्कि दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो मिशेल्स की थियोरी को डिफरेंशिएट करता है परेटो और मॉस्का की एलिट थियोरी से। हालांकि वो ये मानते हैं कि बैटल जरूर चलता है ओल्ड और न्यू एलिट्स के बीच में, बट इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होती है। तो ये थी मिशेल्स की एलिट थियोरी। नाउ कम्स सी राइट मिल्स। इन्होंने एलिट्स के लिए द पावर एलिट शब्द का प्रयोग किया है और इनके वर्क का नाम भी द पावर एलिट्स था, जो कि 1956 में पब्लिश हुआ था। इनकी जो स्टडी है एलिट्स की, वो यूएसए के पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी पर आधारित है। और जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने पावर एलिट्स शब्द का प्रयोग किया है एलिट्स के लिए, उन सभी इन्फ्लुएंशियल पीपल को रेफर करने के लिए जो कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस को होल्ड करते हैं। सी राइट मिल्स की जो एलिट थियोरी है उसकी खासियत ये थी कि उनका मानना था कि पावर इज इन द हैंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पर भी फोकस किया है, ना ही सिर्फ एलिट्स पर या माइनॉरिटी पर, बल्कि इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, जिन इंस्टीट्यूशंस को वो एलिट्स बिलोंग करते हैं। और उन्होंने 3 मेन इंस्टीट्यूशंस बताए हैं जो कि हैं बिजनेस ग्रुप्स, मिलिट्री और फेडरल गवर्नमेंट। तो ये उन्होंने सबसे 3 पावरफुल इंस्टीट्यूशंस माने हैं जिनको उन्होंने द पावर एलिट बोला है। So the minority which holds important positions in such institutions are called the power elites. तो उन्होंने एलिटिज्म के कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूशन से भी रिलेट किया है। तो मिल्स का मानना था कि पावर एलिट 3 ग्रुप से मिलकर बनते हैं। एक गवर्नमेंटल एलिट जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करते हैं, बी कॉर्पोरेट एलिट्स जो बिजनेस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, और सी मिलिट्री एलिट्स जो कि मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं। स्पेशली उन्होंने मिलिट्री के पर्सपेक्टिव में ये बात बोली है कि यूएसए की जो मिलिट्री है वो कोल्ड वॉर के दौरान ही बहुत ज्यादा पावरफुल हुई है और एक एलीट इंस्टीट्यूशन बनी है। नेक्स्ट वाज द अनअकाउंटेबिलिटी एंड नॉन इंटरेस्ट ऑफ द पावर एलिट्स। जहां मॉस्का जैसे थिंकर्स ने अपनी एलीट थियोरी में ये कहा है कि एलीट्स को या माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए, वहीं सी राइट मिल्स का ये मानना है कि एलिट्स जो है ना, ये लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होते हैं। ये अपने किसी भी एक्शन के लिए मासेस के प्रति किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो यहाँ पर इनकी थियोरी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है बाकी थिंकर्स से। फिर आता है द यूज ऑफ मीडिया फॉर मैनिपुलेशन। मीडिया का भरपूर प्रयोग किया जाता है मैनिपुलेशन के लिए।
मीडिया वही दिखाती है जो ये पावर एलिट्स उन्हें दिखाना चाहते हैं। अपने प्रोपेगेंडा के लिए मीडिया को यूज किया जाता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, नो बिलीफ इन द क्वालिटीज ऑफ फॉक्स एंड लायन। ये फॉक्स एंड लायन किसका कॉन्सेप्ट था? परेटो का, इन टर्म्स ऑफ द एलीट थियोरी। उन्होंने कहा था ना कि कुछ एलीट्स होते हैं जो फॉक्स की तरह रूल करते हैं और कुछ होते हैं जो लायन की तरह रूल करते हैं। मिल्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। उनका मानना है कि फॉक्स एंड लायन की जो क्वालिटीज हैं उनका इसमें कोई बिलीफ नहीं है। एलीट ग्रुप के पास जो पावर एंड अथॉरिटी आती है वो फॉक्स एंड लायन जैसी क्वालिटीज के बेसिस पर नहीं आती हैं, बल्कि पावर इज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जिन इंस्टीट्यूशंस में ये एलीट्स कार्य करते हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस में ये पोजीशंस को होल्ड करते हैं, उसकी वजह से इनके पास पावर आती है। सो पावर ऑफ द एलीट्स, एलीट्स की जो पावर है वो फॉक्स एंड लायन जैसी क्वालिटीज का रिजल्ट नहीं है, बल्कि जिन इंस्टीट्यूशंस में वो कार्य कर रहे हैं, जहां वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस का रिजल्ट है। वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एलीट्स किसी एक आइडियोलॉजी को पसंद करें। हो सकता है सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हों, लेकिन कुछ मामलों में वो हमेशा यूनाइटेड रहते हैं। और वो कौन से मैटर्स है जिनमें वो यूनाइटेड रहते हैं? मिलिटरिज्म, कैपिटलिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म। तो बेशक पावर एलीट्स के आपस में ख्यालात ना मिले, लेकिन वो सब तीन चीजों को सपोर्ट करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैपिटलिज्म होना चाहिए, फ्री मार्केट होनी चाहिए और अथॉरिटेरियनिज्म होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये थी सी राइट मिल्स की एलीट थियोरी। इनकी थियोरी परेटो और मॉस्का की थियोरी से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस की बात करती है, फॉक्स एंड लायन के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करती है। साथ ही साथ ये कहती है कि पावर एलीट्स तो अनअकाउंटेबल है लोगों के प्रति, ना ही उनका कोई इंटरेस्ट है मासेस में। वहीं हम रॉबर्ट मिशेल्स की बात करें तो उनकी थियोरी का फोकस है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की पर और ऑर्गेनाइजेशन पर वो भी एम्फेसाइज करते हैं। वो रूल ऑफ माइनॉरिटी को एक नेचुरल फिनोमेना तो मानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं है। तो इस प्रकार ये जो थियोरीज हैं ये परेटो और मॉस्का की थियोरी से थोड़ी डिफरेंट है। होप कि आपको आज की ये दोनों थियोरी समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।